नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। जेपीसी ने वक्फ बिल को पारित कर दिया है। अब जल्द ही ये लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। पक्ष विपक्ष की राजनीति में एक गर्माहट देखने को मिलेगी। लोगों को काफी उम्मीद है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से, क्योंकि राज्य में इनको अल्पसंख्यक वोट प्राप्त होता है और अल्पसंख्यक समुदाय का इन पर समय समय पर दबाव भी रहता है। इन परिस्थितियों से नीतीश और चंद्रबाबू नायडू कैसे निपटेंगे? क्या किसी तरह का वो मोदी पर दबाव बना सकते हैं? क्या वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलकर इस पे कोई अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे ताकि ये आने वाला राजनीतिक बवंडर थम जाए? इन सारी परिस्थितियों पर आज हम बात करेंगे अपने खास मेहमान सिराज साहिल से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो वक्फ बिल जो जेपीसी से पारित हुआ है वो जल्द ही लोकसभा में लाया जाएगा। इससे जुड़ी हुई राजनीतिक परिस्थितियों को वो किस तरह से देखते हैं। जेपीसी को जब रिकमेंडेशन के लिए भेजा गया था ये बिल, तो वो इसलिए भेजा था सरकार ने कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विपक्षी दलों के नेता भी होते हैं। वो सब लोग मिलकर इस बिल में जो संशोधन करना चाहते हैं, जो सुझाव देना चाहते हैं, वो सरकार को दें। अगर विपक्षी दलों ने सब मिलजुल कर इस तरह के संशोधन करने में कामयाब हो गए हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय को नामंजूर थे, जिस तरह से जो बिल लेके आई थी सरकार, जिस मकसद से लेकर आई थी, वो मकसद अगर जो है साइडलाइन किया जाता है, तब तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार राहत की सांस लेंगे। लेकिन यदि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है और जिस मकसद से जो है बिल को लाया है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को, जैसा लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, हड़पने के लिए, उनके आधिपत्य से उनको मुक्त करने के लिए, उसमें दखल अंदाजी करने के लिए, तब उस स्थिति में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू निश्चित तौर पर असहज होंगे, क्योंकि ये दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत भरपूर समर्थन मिलता रहा है। एक वोट बैंक की तरह ये दोनों नेता मुसलमानों को आकर्षित करते रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को जिस तरह से एनडीए ने अपने साथ जोड़ा, उसमें भी षड्यंत्र की बू आती है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर चाहते तो यूपीए की सरकार बन सकती थी, लेकिन इनकी कोई कमजोर कड़ी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास थी, ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए इन लोगों ने मजबूरी वश भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने में भूमिका निभाई। अब रही बात अल्पसंख्यकों के वोट बैंक की, तो बिहार में भी चुनाव होना है, आंध्र प्रदेश में तो खैर अभी नहीं होना है, लेकिन बिहार के महत्वपूर्ण चुनाव हैं। नीतीश कुमार पलटू चाचा के नाम से मशहूर हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर उनकी बात नहीं मानती है तो वो एक बार फिर पलटी मार जाएंगे, तो बिहार भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। तो बिहार में लेकिन सत्तासीन होने के लिए नीतीश कुमार की बात एनडीए की सरकार, केंद्र सरकार मान सकती है और इस वक्फ बिल को थोड़े टाइम के लिए टाल जरूर सकती है। लेकिन बिलाल साहब, मैं आपको ये बता दूं कि जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब नेतृत्व संभाल रहे हैं, वो जो चाहते हैं देर सवेर वो करते जरूर हैं। इसलिए जी जी विपक्षी दल के जी नेताओं को ये एकदम मान लेना चाहिए कि वक्फ जी बिल जो है पार्लियामेंट में पास जरूर होगा, भले उसमें जी कुछ समय लग जाए। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश और जी बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जी जी। लेकिन लेकिन देखिए, जेपीसी में जब समर्थन होता है तो वो उसमें समर्थन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ के अनुसार होता है। तो सब लोग जानते थे कि जेपीसी में सरकार का समर्थन रहेगा। क्यों विपक्षी दल इसे जेपीसी के हवाले करने की मांग कर रहे थे? उन्हें पता था कि जेपीसी में उनकी उन्हें मात हो जाएगी, क्योंकि बहुमत उसमें हमेशा से सरकार का होता है। वहीं नीतीश बाबू अभी तक तो ऐसा कोई संकेत दिया नहीं जेपीसी पर या वक्फ बिल पर। उनके जो मिनिस्टर थे उन्होंने इसका सपोर्ट किया और चंद्रबाबू नायडू ने भी ऐसी कोई नेगेटिव बात नहीं कही। तो आप किस आधार पे कह सकते हैं कि वो इसे रोकेंगे? अभी तक तो वो सरकार के नहीं, साथ मैं खड़े थे। यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि जेपीसी में विपक्षी दलों के मेंबर भी होते हैं। अब उस बिल में कहां पे किसी ने आपत्ति जताई है कि नहीं जताई है, पास होना बहुमत के आधार पे अलग चीज है।
बहुमत के आधार पे सरकारें भी बन जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन सरकारों में जो भी काम हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं। बहुमत के आंकड़े के हिसाब से जेपीसी में इन्होंने पास करा लिए, लेकिन अब उस जेपीसी के ड्राफ्ट में ये देखने की बात है कि किस सांसद ने, अगर किसी एक सांसद ने भी आपत्ति की है तो उस आपत्ति को माना जा सकता है और माना जाना चाहिए। लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है। तो अगर एक आदमी भी ऑब्जेक्शन कर रहा है और वो ऑब्जेक्शन अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में है, तो नीतीश नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को उस ऑब्जेक्शन का समर्थन करना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन 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 वक्फ के अंदर बहुत सारी ऐसी खामियां भी पाई जाती हैं कि वक्फ जमीनों पर जो लोगों के कब्जे हैं, वक्फ में जो भ्रष्टाचार मौजूद है, वक्फ की प्रॉपर्टी को लोगों ने अपनी निजी संपत्ति समझ लिया है। अगर उसके दृष्टिकोण से ये जो बिल लाया जा रहा है, वक्फ के अंदर हो सकता है कोई सुधार पैदा हो, तो इसको 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 समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह से लेना चाहिए इस सुधार को? मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पूरी ईमानदारी से वक्फ की प्रॉपर्टी को संरक्षित करने के लिए उसके उपयोग में गरीबों के उत्थान की बात सोचते हैं तो ये स्वागत योग्य है। और जो ये वक्फ का बिल आया है वो इसलिए भी आया है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे जो मुस्लिम समुदाय के नीति नियतता है, रहनुमा है, वो बेईमान और भ्रष्ट हो चुके हैं। अपने निजी मफाद के चक्कर में वक्फ की प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल करते हैं, उनको किराए पे देते हैं, मोटी मोटी रकम जो है इकट्ठा करते हैं और गरीबों का उत्थान करने के बजाय वो अपनी अपनी बड़ी बड़ी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं। गरीब विधवा महिलाएं, अनाथ बच्चे भूखे मर रहे हैं, मस्जिदों के बाहर महिलाएं भीख मांगती हैं, उनकी जवान बच्चियां घर में जो है शादी किए बिना परेशान है, उनका पुरसाने हाल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी साहब कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं कि सारे देश की वक्फ प्रॉपर्टी को एक जगह सूचीबद्ध किया जाता है और जो कब्जे में है उनको खाली किया जाता है और उस प्रॉपर्टी को किराए पे देकर अगर मुस्लिम समुदाय का उत्थान वो करने की नीयत रखते हैं और वचन देते हैं, तो इसमें वक्फ बोर्ड के गठन का, पुनर्गठन करने का उनका विचार गलत नहीं है। अगर अच्छी नीयत से हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई काम कर रहे हैं तो उसका समर्थन करना चाहिए। और ऐसी नौबत क्यों आई, ये मुस्लिम रहनुमाओं को सोचना चाहिए, क्योंकि जब तुम अपनी कौम का सही मार्गदर्शन नहीं करोगे तो निश्चित तौर पर कोई दूसरा रहनुमा जो है तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए आएगा, जिसको लोकतंत्र में सत्ता हासिल हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा गलत वो लोग हैं जो वक्फ पे नाजायज तरीके से कब्जा किया और वक्फ का जो मकसद होता है उस मकसद को धूल धूसरित करते हुए अपने निजी मफाद के लिए उन्होंने उन चीजों का इस्तेमाल किया। दिल्ली में ही ले लीजिए, करोड़ों अरबों रुपए की वक्फ की जमीन को सारी सरकारों ने दोहन किया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों ने, मंत्रियों ने उस पैसे को अपने निजी स्वार्थ के लिए खाया पिया, मौज उड़ाई और वक्फ की जमीनों का इधर उधर खुर्द बुर्द करने में सहयोग किया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का काम करते हैं, चिन्हित करते हैं कि वक्फ की कितनी जमीन है पूरे देश में और उसको जो है समाज कल्याण के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मुस्लिम रहनुमाओं को और अल्पसंख्यक वोट के ठेकेदारों को ये सोचना होगा कि पार्लियामेंट में जब ये बिल पास हो तो उसमें जेपीसी से भले ही पास हो गया हो, लेकिन पूरी तरह से कानून बनाने से पहले उसमें मुस्लिम समुदाय के गरीब गुरबों की सुरक्षा की गारंटी निश्चित तौर पे दिलाई जाए। अगर गरीबों की सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असहायों की सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं और बड़े बड़े कठमुल्लाओं और मोटा पैसा कमाने वालों को दरकिनार करते हैं, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करना चाहिए और अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों को, इन दोनों मुख्यमंत्रियों को ये कहना चाहिए कि आपकी भलाई के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बिल लाए हैं, लेकिन बस शर्त इतनी है कि वो बिल में वो चीजें सूचीबद्ध होना चाहिए, लेखबद्ध होना चाहिए, लिखी होना चाहिए, जिस तरह से संविधान में सारी चीजें पुख्ता तौर पे होती हैं। वक्फ बोर्ड का जी। जो बिल पास हो, जो कानून बने, उसमें गरीबों
गरीबों की शिक्षा, उनके पालन पोषण, उनके उद्धार की सारी व्यवस्था अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें दलितों से भी जी, बुरी हालत मुसलमानों की दिखाई थी, उसी राह पे आगे जी, चलते हुए प्रधानमंत्री जी, स्वर्गीय मनमोहन सिंह साहब के सपने को, राहुल गांधी के सपने जी, को मोदी जी पूरा कर जी, रहे हैं। देश को ऐसे नेता जी, की जरूरत है जो पक्ष विपक्ष के खाने में ना बटे, जनता के हित और राष्ट्र हित में निर्णय ले। मैं तो कहूंगा जी, इसमें समूचे जी, विपक्ष को अगर संशोधित करके ऐसा बिल आता है तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ इसलिए जी, बीजेपी के इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए कि भारतीय जनता जी, पार्टी जी, मुसलमानों की बात क्यों कर रही है। मुसलमान किसी की जी, बभौती नहीं है, मुसलमान इस देश के नागरिक है। उस नागरिक का जी, अगर भला भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उसका स्वागत सबको करना चाहिए। जी, जी। लेकिन सिराज जी, आप ये देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर जो वक्फ बोर्ड है वो अ, वहाँ के मौलवियों को पिछले 12-13 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहा। तो अब वक्फ का इशू दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, और केजरीवाल के खिलाफ वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए जो मस्जिदों के मौलवी थे, उन्होंने केजरीवाल के घर पर जाके गुहार भी लगाई थी। तो मैं चाहूंगा आप इस पे एक संक्षिप्त टिप्पणी कर दें ताकि मैं कंक्लूड कर। दिल्ली में जो वक्फ बोर्ड के मौलवियों को, मुतल्लवियों को, जिम्मेदार लोगों को तनख्वाह देने की बात केजरीवाल ने की, वो गलत थी मेरे हिसाब से। अब इस बार उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सोचा छोड़ा है। मैं कहता हूं वक्फ की दिल्ली में इतनी प्रॉपर्टी है कि अगर उसके किराए को जो है ठीक से जो है इकट्ठा किया जाए, उस प्रॉपर्टी से सारे मुतवल्ली और उनको जो है तनख्वाह दी जा सकती है। वक्फ की सरकार की कोई जरूरत नहीं है। और केजरीवाल ने तुष्टिकरण के लिए ऐसा पासा फेंका था और 13 से 15 महीने हो गए उनको तनख्वाह भी नहीं दी। मेरा मानना यह है कि मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उनको आत्मनिर्भर होना चाहिए। केजरीवाल या किसी अन्य मुख्यमंत्री के आगे भीख नहीं मांगना चाहिए। भीख मांगने की जी, स्थिति तब होती है जब हमारे रहनुमा नकारा साबित होते हैं और सरकार के शिकंजे जी, में अपनी प्रॉपर्टियों को दे देते हैं या सरकार से मिली भगत करके खुर्द बुर्द करके उसमें पैसा कमाते हैं। नहीं तो पूरे जी, देश में मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी जितनी मुझे जानकारी है इतनी है कि अगर उसको ठीक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूचीबद्ध करके एकत्रित कर दे तो उसके रेंट से, उसके किराए से इतना पैसा आ जाए कि मुसलमानों की कम से कम गरीबी दूर हो जाएगी, जिस मकसद से जी, वक्फ का गठन हुआ। जी, जी, जी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वक्फ में काफी भ्रष्टाचार भी है। वक्फ के बिल को लेकर काफी विवाद भी सामने आ रहे हैं। जीपीसी में इस मुद्दे पर काफी पक्ष विपक्ष के बीच में तलवारें खींची। अब ये बिल लोकसभा में आना है, जिसके बाद से ये देखना है कि इस बिल के पक्ष में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी। क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को वोट भी करता है और उनसे काफी उम्मीदें भी रखता है। अल्पसंख्यक समुदाय का ये मानना है कि वक्फ को अगर सरकार इस दृष्टिकोण से ला रही है कि इससे अल्पसंख्यक समाज का भला हो सकता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन उनकी शिकायतें बहुत सारी अपनी जगह वाजिब भी है, जिसको लेकर ये मसला विवादों में बना हुआ है। अब देखते हैं कि लोकसभा में आने के बाद इसकी क्या रूपरेखा तैयार होती है, किस तरह की राजनीति होती है, किस तरह के राजनीतिक समीकरण बनते हैं। क्या नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू इस बिल को रुकवाने में कामयाब होते हैं, या वो प्राइम मिनिस्टर से कोई गुहार करके कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। सिराज जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी दर्शकों से मेरा निवेदन है, एबीसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर करते रहें और अपने न्यूज कमेंट्स हमें प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।